अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, जैसे सितंबर का महीना शुरू हुआ तो आपकी बहुत सी प्रेडिक्शंस थी कि इस महीने मज़ीद ममालिक इस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो सेशन हुआ, हमने इस मौके पर बहुत हलचल देखी कि गज़ा में अमन के क़याम के लिए कुछ सीरियस एफर्ट्स हो रही थी और इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे थे और वो मीटिंग्स कर रहे थे मुस्लिम कंट्रीज़ या अरब कंट्रीज़ के साथ, जिसमें पाकिस्तान ज़ाहिर सर फहरिस्त था, लीड कर रहा था उन एफर्ट्स को। फिर मुलाकात भी हुई और उसमें भी आपने प्रेडिक्ट किया और एनालिसिस किया कि ये इसके कॉन्टोर्स हो सकते हैं इन मीटिंग्स के, या से ये निकल सकता है। उस पटारी से पहले ये कहा जा रहा था कि 21 निकाती अमन मनसूबा बरामद होगा, लेकिन जो बरामद हुआ मनसूबा प्लान वो 20 नकाती है। अब अगर हम उसको शिकवार देखें तो काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगा काम, लेकिन हर एक के जहन में ये सवाल है कि ये इस कदर मुतनाज़े कैसे हो गया आते साथ कि कुछ कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान रिट्रीट किया, थोड़ा सा ख़ुद को डिस्टेंस किया, और कुछ लोग इसका खैर मकदम करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये कितना काम करेगा और कितने चांसेस हैं इसके फेल होने के? आशा ऐसे है कि जैसे आपने कहा, पहला जो प्लान था 21 पॉइंट्स का जी, वो इन्होंने इन 8 मुल्कों को दिखाया और उनसे इन प्रिंसिपल ओके करवा लिया कि चलें ठीक है, वी सपोर्ट दिस प्लान, आगे चलाएं। मगर जब इसराइल को दिखाया तो इसराइल ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं, हम इसको और से देखेंगे और फिर बताएंगे आपको। तो इसराइल ने क्या किया कि एक खुफिया मीटिंग हुई, जो कि अब सब तस्लीम करते हैं कि वो ही है। इसराइल ने फिर जैरेड कुशनर और मेरा ख्याल है विटकॉफ इनके साथ अलग बैठ के और ये फैसला किया कि ये चीज़ नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, और इसको सारा रिवाइज़ कर दिया, अपने हक में कर लिया, अपने हक में सारा कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ओरिजिनल प्लान था उसके अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन का भी जिक्र था, इसमें से बिल्कुल निकाल ही दिया गया, एंड सो ऑन। तो बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि उन्होंने चेंज करके अपने हक में कर लिए। उसके बाद जब नेतन्याहू से ये पूछा इजरायली मीडिया ने कि आपने ये देखा है, आपने अप्रूव कर दिया ये, तो क्या है इसमें, क्यों अप्रूव किया? तो उनका जवाब उन्होंने एक अलग पैनल में बैठ के हिब्रू में जवाब दिया उसका, जो कि अब ट्रांसलेट हो चुका है कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। एग्जैक्टली हिज वर्ड्स, हमारा मकसद था हॉस्टेजेस को वापस लाना और 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं आगे बढ़ाना, और हमने वो इसमें तस्लीम हो गया है, ये हमारा मकसद, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, और बड़ी खुशी के साथ उसने इसका इजहार किया। तो यही 2 इश्यूज़ थे जो कि पुराने में जो ओरिजिनल जो 21 पॉइंट्स थे उसके अंदर इसके ऊपर वजाहत की गई थी कि किस स्टेज पे क्या होगा और कैसे होगा। तो वो तो स्ट्रेट अवे पता चल गया कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए और मुस्लिम ममालिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या पैलेस्टीनियंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो पूरे नहीं हुए। तो वहीं से फिर ये पता चल गया कि ये खोखला है, ये चल नहीं सकता, वन साइडेड है। फिर लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो ये कि फ़लस्तीनियों के बारे में है और फ़लस्तीन को कंसल्ट नहीं किया, किसी पैलेस्टीनियन को कंसल्ट नहीं किया। हमास पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पैलेस्टीनियंस, हमास को बिल्कुल ख़त्म करने का प्लान बना दिया ताकि आवाज़ ही पैलेस्टीन के ख़त्म हो जाए, और कंसल्ट करें वो तो नहीं कर रहे, वो तो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तीसरा ये कि फिर जो निगरान किस्म की जो एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट होगा उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर को डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर जो है टोनी ब्लेयर वो तो मतलब है कि इस किस्म की चीज़ें डाल दी हैं। मैं नहीं समझता किसी सूरत में भी इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और मुझे खुशी हुई है कि इसाक डार साहब ने ये कहा है कि अभी ये तो वो चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमने अग्री किया था, ये तो कुछ और चीज़ निकली है, इसके ऊपर अब देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ बाकी जो ममालिक है वो भी इसी किस्म का उनका भी रवैया होगा। देखिए, हर मुल्क, हर बंदा यही चाहता है कि अमन होना चाहिए, अब बमबारी ख़त्म होनी चाहिए। 60-70 हज़ार फ़लस्तीनियों को मार दिया आपने, उनको आपने धकेल दिया है गाज़ा से बाहर, कुछ रह गए हैं, कुछ को आपने धकेल दिए। आपके इरादे जो हैं आपने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसराइल के अंदर आपकी काबीना के अंदर आपने बताए हैं। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स नहीं होंगी और इसकी कोई जिक्र नहीं है, और ना ही यहाँ कोई सेल्फ ऑटोनमस गवर्नमेंट आएगी। और यहाँ तक वो तो बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2 स्टेट सोल्यूशन को माने। हाँ, वो सरेआम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं, तो जो सैबोताज कर रहे हैं शुरू में।
और फिर जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट है वो भी बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि फ़लस्तीन को कुछ नहीं मिलना और ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को ही कुछ मिलेगा जो कुछ मिलना है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर दस्तखत करना और किसी जल्दी में। इसका ये मतलब है कि अभी हमास की तरफ से रिस्पांस नहीं आया। ये सोर्सेज से खबरें चल रही हैं, बीबीसी भी कोट कर रहे हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात की है और उन्होंने कहा है कि ये मुआहदा बज़ाहिर इसराइल के हक़ में ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन वो मुज़ाकराती अमल को मुअत्तल नहीं करने जा रहे। तो देखते हैं अब इस पर 72 घंटों में क्या पेशरफ्त होती है। देखिए कोई टाइम टेबल नहीं है इसराइली फ़ौज का विड्रॉल का, ठीक है ना। इसी तरीके के साथ ये जो उन्होंने बात की है, फिर ये कि उन्होंने हॉस्टेज रिलीज़ के ऊपर भी उन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस लगा दी हैं अपने जो उन्होंने इनके हॉस्टेजेस रिलीज़ करने हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर और इसके ऊपर अभी और भी लेन देन होगी। सो व्हाट वाज द ट्रम्प फैक्टर इन इट कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बैठे तो उनकी बातें मान के ड्राफ्ट बना लिया और जब उधर बात हुई तो उनकी बात मान के ड्राफ्ट ही चेंज कर दिया। देखिए ट्रम्प इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन और राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। ट्रम्प के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ये है कि किसी तरीके के साथ ये जंग बंदी की जाए, जो भी देना पड़ता है इसराइल को दे दिया जाए मगर लड़ाई जंग ख़त्म हो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बिल कर रहे हैं एज एंटी वॉर। वो अभी नॉमिनेशंस भी होनी है ना, वो उनका सिर्फ एक वो मकसद है। इसी तरीके के साथ उनका वो इंडिया के साथ भी यही था जी, सीज़फायर, और अभी यूक्रेन में भी यही उसी के मौक़िफ़ है रशिया के साथ। तो और दोनों जगह पे फेलियर, ना रूस को वो बना सकें ना यूरोप को बना सकें, यहाँ हमास को नहीं बना सके और बाकी ये लोग जो गए हैं 8 उनको वहाँ तो चुप करके सुन लिया उन्होंने। देखो जाहिर है जिस किस्म की सूरत हाल है ट्रम्प के सामने तो डिसएग्री नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि पहले थोड़ा सा होमवर्क किया हुआ था और सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प को नाराज़ ना किया जाए, गो लॉन्ग एज फार एज पॉसिबल। अब वो घर आए हैं तो उनको पता चला कि इसमें दरअसल है क्या और क्या क्या इश्यूज़ हैं और उनके अपने पॉपुलेशन जो हैं उनका जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या सोचता है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट वर्केबल एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो चाह रहा है वो कामयाब नहीं हो सकेगा और इजराइल के जो मकासद हैं वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। और मेरी तो ये व्यू है कि अभी फिर से वो जंग शुरू करेगा मज़ीद। सो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ये इब्तिदा होने से ही इसकी इंतहा हो गई है, ख़त्म हो गया ये मामला जिस तरह से नहीं, अभी थोड़ी सी लेन देन होगी ना। सो ये क्या और मुज़ाकरात होंगे इसके ऊपर या और एक्सप्लेनेशंस आएंगी? क्योंकि वाइट हाउस ने तो हमास को टाइम दिया हुआ है 72 घंटे का, 3 से 4 दिन। मेरा ख्याल है हमास इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसे पता है अगर आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया तो फिर बमबारी शुरू हो जाएगी। वो यही कहा उन्होंने कि हम इसराइल के साथ होंगे, फिर वो जो मर्जी करें। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमास इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाएगा, लगा के और दे देगा कि जी ये हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो फिर उनके वो जो है या तो वो कहेंगे रिजेक्ट, उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर बात आगे चलानी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है हमास विल नॉट आउटराइटली रिजेक्ट दिस, वो 1 2 3 4 कुछ चीज़ें बना के अपने कमेंट्री दे देंगे इसके ऊपर और वो फिर इजराइल के कोर्ट में बॉल चली जाएगी। सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। या तो इसको फेंक दें, जो हमने कहा था आप माने, आप नहीं माने, शुरू हो गई लड़ाई, मतलब है वो फिर बमबारी शुरू कर दें। या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर कहेगा इसराइल को कि फिर बैठ जाते हैं, फिर देख लेते हैं कि इनमें से क्या अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहां हमास अपने हथियार गिरा देगा। ऐसी सिचुएशन बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। उसकी वजह यह है कि जिस दिन हमास ने अपने हथियार गिरा दिए उसके बाद उसके पास कोई लेवरेज ही नहीं है। हमेशा नेगोशिएशंस के अंदर जो आखिरी चीज़ होती है वो होती है हथियार गिराना। वियतनाम के अंदर भी ऐसे हुआ, कैम्बोडिया में भी ऐसे हो, दुनिया में जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं वो जो हथियार होते हैं उनसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, आखिरी स्टेज पे हथियार हैं। बिकॉज एक दफ़ा हथियार इंसर्जेंट्स या टेररिस्ट या जो भी है वो गिरा दें, उसके पास उनके पास लेवरेज नहीं रहती। फिर दूसरी साइड जो मर्जी कर लें। तो मैं नहीं समझता कि इसको ये जल्दी हल होने वाला है। एंड देयरफॉर आई थिंक कि ये इजराइल इज गोइंग टू स्टार्ट द बॉम्बिंग अगेन, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। अभी फ्लोटिला पे जो उन्होंने किया ये वो तो किया उन्होंने, मगर वो तो अब मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिन सारा फोकस वहीं होगा। मगर आई थिंक इसके ऊपर भी हमास शुड, मेरा अपना ख्याल है हमास विल बी क्लेवर इनफ टू से कि वी हैव नॉट आउटराइटली रिजेक्टेड इट, बट हमने ये इश्यूज़ हैं, ये हमारे सवाल है, इसका जवाब दें इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द डिबेट एंड डिस्कशन। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि इजराइल हमास को क्यों ख़त्म करना चाहता है। इसीलिए बिकॉज एक ही थ्रेट है इजराइल को जी। मगर हमास की फंडिंग और आर्मामेंट्स कहाँ से आ रहे हैं
ज़ाहिर है बैकिंग तो ईरान की है। ईरान से। जी। तो इसीलिए माई व्यू इज़ दिस कि इसराइल ने ईरान को नहीं छोड़ना। इनडायरेक्टली ईरान निशाना है। हाँ। ओके। क्योंकि ईरान फारग होता है तो हमास फारग हो जाएगा। हमास की सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, वेपन्स, आइडियोलॉजी, इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगी। सो फॉर देम ईरान इज़ द मेन एनिमी, और अमेरिका का भी मेन एनिमी ईरान है। तो माई सेंस इज के दे विल कम बैक और दे विल अटैक ईरान अगेन। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि ईरान ख़त्म होगा या ईरान की अंदर रेजीम चेंज होगी तो फिर जाके हमास को, ये फ़लस्तीन के इशू को वो अपने हाथ में कंट्रोल कर लेंगे। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन गाज़ा और इन वेस्ट बैंक और इन फ़लस्तीन। अच्छा सिड साहब, इसमें जो हमें अय्यारी नज़र आती है मुआहदे में, 14वां नुक्ता ये कहता है कि हमास की गारंटी कि आइंदा वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई इलाकाई पार्टनर देगा। लेकिन इजराइल इस मुआहदे की जो प्रपोज है उसकी कितनी पासदारी करेगा, उसकी गारंटी का कोई तस्वीर नहीं है। देखिए कोई गारंटी नहीं है इसराइल से। उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं और सारे का सारा बोझ जो है वो डाल दिया हमास के ऊपर, और जब भी चाहेंगे वो उसको रिवर्स कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि इनकी आर्मी जो है आईडीएफ कब विड्रॉ करेगी, किस स्टेज पे करेगी, कहाँ जाके खड़ी हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उधर से हमास का वो ये कह रहे हैं कि हथियार भी छोड़े, मुल्क भी छोड़े, हॉस्टेजेस भी फौरन छोड़े, जो बार्गेनिंग चिप करें। तो इसलिए आई डोंट थिंक इट विल वर्क लाइक दिस। आई थिंक जितनी सैक्रिफाइसेस फ़लस्तीनियों ने की है, ऑल्दो वहाँ जाहिर है पॉपुलेशन अंडर ग्रेट स्ट्रेस है, बड़ा स्ट्रेन है उनके ऊपर, बिकॉज अब फिर बमबारी शुरू हो जाएगी और देन अगेन पीपल विल 100, 200, 300, 400 पीपल विल स्टार्ट गेटिंग किल्ड एवरी डे। इट्स सैड। बट इसराइल का जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना जी, वो अब नेतन्याहू ने अपनी पब्लिक को और अपनी पार्टी को और अपने एलाइज को वो बता दिया है। वो ये है, हमास को बिल्कुल ख़त्म करना है, फौज रखनी है, सेटलमेंट्स बढ़ानी है, पैलेस्टीनियंस को पुश करना है इनटू इजिप्ट, इनको वहाँ रियासत बनानी है, वहाँ बनाएं। इसीलिए इजिप्ट तैयार हो गया है। उसे पता है कि सूनर और लेटर उनकी फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है विद इसराइल। अच्छा, और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैलेस्टीनियंस को सीरिया में धकेलना है और कुछ को इजिप्ट में धकेलना है। तो मतलब इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो इसराइल हैज़ नो इंटेंशन टू अलाउ अ पैलेस्टीनियन स्टेट or even a presence in Gaza. So what about this? Israel will not occupy or annex Gaza. ये पॉइंट 16वां नुक्ता है। देखिए ज़रूरत नहीं है ना, जब वो डोनाल्ड ट्रंप बैठा होगा और टोनी ब्लेयर बैठा होगा, तो फिर तो ख़त्म होगी बात ना। ठीक है, ये तो किसी और चीज़ में मलफूफ कोई और चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बिल्कुल मुश्तरका प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतनी जल्दी में है, वो कहता है यार जो भी हो किसी तरीके से ये साइन हो और बमबारी ख़त्म हो, मगर दैट्स नॉट द वे। Israel will not settle for it. वो कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान, जो 10वां नुक्ता है, बेसिकली उनके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। बट मेरा अब आपसे ये सवाल है कि इस माहे सर जैरेड कुशनर का वहाँ होना सिर्फ उसका एक मतलब है, प्रॉपर्टी डेवलप करना। यस। सो डोनाल्ड ट्रंप और जैरेड कुशनर का ये कोशिश है कि ये गाजा स्ट्रिप हमें मिल जाए जी, और हम वहाँ प्रॉपर्टी डेवलप करें, पैसा लगवाएं मिडिल ईस्टर्न मुल्कों का, ठीक है जी, और थोड़े से पैलेस्टीनियंस को आने दें वहाँ, बाकी ज़्यादातर को पुश आउट कर दें और ये इसको एक रिजॉर्ट बनाएं और पैसे बनाएं, और इजराइल भी खुश हो जाएगा और पैसे भी बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी के। दैट इज़ द प्लान। हाँ, इसका 10वां नुक्ता बताता है कि मैनी थॉटफुल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर देयर ऑलरेडी क्राफ्टेड। सो नेक्स्ट इज के उन्होंने जो किया वो तो सबके सामने आ गया, ये मुस्लिम कंट्रीज़ का वेलकम करना, फिर उसके बाद उससे पीछे हटना, शहबाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट ट्रंप की अनाउंसमेंट से पहले ही ये ट्वीट ऐसा करना कि हम खैर मकदम करते हैं और सराहते हैं। क्या आइडिया नहीं था इनको कि इसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, या इनसे कोई ऐसा वादा किया गया कि ऐसा ही होगा जैसा लिखा है? देखिए इन मुल्कों ने तो फेस वैल्यू पे ले लिया, इनको जो दिखाया और उसमें इन्होंने उससे तस्लीम कर लिया कि हाँ अच्छा प्लान है, आप ट्राई करें इसको। मगर जाहिर है वो इसके आगे तो नहीं जा सकते ना, वो आगे तो जाने वाला हमास है। हमास तो किसी के कंट्रोल में नहीं है जी। अगर हमास किसी के कंट्रोल में है तो ईरान के कंट्रोल में है, ना शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है, ना MBS के कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सारे अरब कंट्रीज़ हैं ना जी, वो हमास को नहीं पसंद करती, बिकॉज हमास चैलेंज करता है उनको, इसलिए दे वुड बी वेरी हैप्पी कि किसी तरीके के साथ हमास फारग हो जाए।
एंड कोई इसराइल के साथ कोई डील हो जाए जिसके ज़रिए इनको अब कोई ख़तरा ना हो। तो अभी क्या मुस्लिम कंट्रीज़, जैसे इसराइल ने अमेंडमेंट्स करा ली, मुस्लिम कंट्रीज़ भी करवा लेंगे? आपने तो कहा हमास ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि सजेस्ट करेंगे कुछ चेंजेस। मुस्लिम कंट्रीज़ भी आगे आएंगी और बात करेंगी? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा आगे आएंगे। प्रपोजल्स भेजे जाएंगे? नहीं, वो कहेंगे जी ठीक है फिर आप आपस में कर लें, हम तो पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, और आप हमास के साथ बात कर लें या पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात कर लें। कौन खड़ा होगा हमास के लिए, आप बताएं? मैं तो एक मुल्क भी नहीं सोच सकता। हाँ, टर्की खड़ा हो सकता है, ईरान खड़ा हो सकता है, मगर ईरान वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस। सो आई थिंक कुछ आवाज़ें निकलेंगी कि इसको फिर से री एग्जामिन कर लिया जाए। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट आया, बड़ा हैरत अंगेज था, जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करके कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगेंगे और फिर सिक्योरिटी गारंटीज़ की दोबारा ज़मानत देगा अमेरिका। ये कैसा ट्विस्ट है? नहीं, कोई ख़ास ट्विस्ट नहीं है। वो जाहिर है कि कतर वालों ने कहा होगा कि इसराइल से कहें कि सॉरी करे ताकि हम आगे बढ़ सकें, बिकॉज दे वेरी कीन टू मूव फॉरवर्ड। वो तो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ आए इस तरीके के साथ। तो ये तो कतर की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं करवा देता हूँ, क्या मेरा जाता है, उन्होंने कह दिया। हाँ, अच्छा, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। नहीं, आई थिंक जो चीज़ इजरायली प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और कतर वालों ने जिस तरीके से, जैसे कहते हैं, कड़वा घूट किया है, तो फिर आप समझ जाएं। तो ये जो इस मामले के ऊपर सारी बहस ग्लोबली चल रही है और अवाम काफ़ी, राय आमा काफ़ी तकसीम है, ऐसे में फ्लोटिला के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये इस मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए आपके ख्याल में किया गया अरेस्ट? मेरा ख्याल है अटैक तो नहीं हो रहा, उनको रोका जा रहा जी है फ्रॉम कमिंग इन। तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एन अटैक और स्टॉपिंग समबडी। फ्लोटिला तो फ्लोटिला भी वाले भी पहुंच गए हैं वहाँ, लड़ाई झगड़े होंगे, किसको पकड़ के ले जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी। बट दे विल नॉट अलाउ, इजराइल विल नॉट अलाउड एंटर होने की इजाज़त नहीं देंगे। और 72 घंटे पूरे होने से पहले कोई एडवेंचर हो सकता है, कोई कर सकता है कुछ, क्योंकि इससे पहले जहाँ जहाँ मुज़ाकरात की बात हुई वहाँ कोई ना कोई शरारत हुई। देखिए, आज तक जो शरारतें हो रही हैं वो तो इजराइल करवाता रहा है अपना मकसद को बढ़ाने के लिए, ताकि जैसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग, तो वो तो इजराइल करता है, बिकॉज लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आप उस दूसरी साइड को इतना मौका दे दें टू डू थिंग्स। तो इसराइल खुद करता है और फिर आगे बढ़ता है, तो वो चीज़ हो सकती है। बट आई थिंक अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी व्हाट हमास कम्स अप विद ऑफिशियली। अभी तो अनऑफिशियली बातें हो रही हैं ना, कोई ना कोई बात कर रहा है, मगर ऑफिशियली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो लेट्स वेट फॉर एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स। सो डू यू थिंक कि नेतन्याहू इन रियल चाहता है कि जंग बंदी हो जाए, फेवर में जाता है गजा में जंग बंद होना इजराइल के? नहीं, नॉट एट ऑल। वो समझता है उसने अभी और मारना है लोगों को, उसने लोगों को धकेलना है यहाँ से, क्योंकि अभी वो पूरा एजेंडा पूरा नहीं हुआ। अगर ये बात मान लेता है हमास, तो फिर इजराइल के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा ना, बिकॉज जितने रह गए हैं 1.2 मिलियन पैलेस्टीनियंस तो रह गए हैं अभी इन गाजा, वो तो नहीं चाहेंगे कि ये रह जाएं, वो तो निकालना चाहेंगे इनको। तो इसलिए उन्होंने बमबारी करनी है, उन्होंने इनको धकेलना है, और वो अब हमास का रिस्पांस लेके उसके ऊपर वो करेंगे। अब इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमास किस किस्म का रिस्पांस देता है। क्या उस रिस्पांस के बाद इजराइल अपनी बमबारी शुरू कर देगा कि नहीं करेगा, और अमेरिका उसका साथ देगा या नहीं देगा? अमेरिका साथ दे या ना दे, अगर वो बमबारी शुरू कर देता, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका इज हैंड इन ग्लव विद इजराइल। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर उन्होंने कहा कि अमेरिका साथ देगा, इसराइल को फुली पुष्टपनाही हासिल होगी अमेरिका की अगर हमास कोई ऐसी हरकत करता है। सो देयर आर बहुत से अगर मगर हैं। ऐसे लगता था कि जैसे ये प्लान सामने आएगा, जो कि मुशावरत से किया गया मुस्लिम ममालिक अरब कंट्रीज़ की, लेकिन सेठी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो बाकायदा एक इसमें स्टेक होल्डर है, मरकज़ी स्टेक होल्डर, जब उनकी इसमें मुआवनत माहिदे में शामिल नहीं होगी या उनकी तजावीज़ शामिल नहीं होंगी, तो ये तोड़ पहुंचता दिखाई नहीं देता, और वही मसाइल आ गए हैं। तो देखते हैं कि 72 घंटे में क्या होता है, हमास की जानिब से क्या जवाब होता है, जिसके बाद मज़ीद पेशरफ देखी जा सकती है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब मकामी सियासत की तरफ आते हैं, जहां मरियम नवाज साहिबा जहां बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं पंजाब में, वहाँ बहुत गरज बरस भी रही हैं। उनको अचानक हमने बहुत गुस्से में देखा है, बिगड़ गई है थोड़े दिन। तो ये क्या हो गया मरियम नवाज साहिबा को? बहुत सॉफ्ट स्पोकन है ये, अचानक पीपल्स पार्टी के साथ इतनी हार्ड। उनका ये ख्याल है कि वो काफ़ी भाग दौड़ कर रही हैं इन एवरी वे, और उसको इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग इट, पीपल्स पार्टी जो है उसमें से कुछ निचोड़ना चाहती है अपने लिए। और गुस्सा जो है एक्चुअली वो इशू एक और है जिसके ऊपर गुस्सा है। क्या?
वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी की डिमांड ठीक नहीं है कि आप बीएसपी का पूरा डाटा है आपके पास, उसमें से सपोर्ट करें? डेटा की ज़रूरत नहीं है ना, डेटा इनके पास भी तो है ना, वो अलग किस्म का डेटा है, उसका ताल्लुक फ्लड रिलीफ के साथ नहीं है, बिकॉज वो डेटा है रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो अगर पंजाब में बहुत से इलाके हैं जहाँ फ्लड नहीं गया मगर पॉवर्टी अभी भी है, तो वो डेटा जो है इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ डेटा यू नीड। अब इशू डेटा का भी नहीं है, पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो भी पैसा आवाम के पास जाए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जाना चाहिए। बेनज़ीर का नाम रोशन होता है, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट मिलती है। ये पहले भी इमरान खान के ज़माने में भी ये इशू खड़ा हुआ था जी। हाँ, इमरान खान ने नाम चेंज कर दिया। अच्छा, जब ये लोग आए पीडीएम के अंदर तो इन्होंने वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया। जी जी। वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने फंड्स एलोकेट किए हुए फॉर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हम अभी भी पीपल्स पार्टी की एक प्रोजेक्ट है जिसको अहमियत दे रहे हैं। ये कह रही हैं कि जी वो अपनी जगह पे है, वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है जो करे जी, आप उधर बात करनी है तो करें, मगर मेरा जो अपना प्रोविंस है मैं वहाँ अपना डेटा जो जिसका ताल्लुक बराह रास्त उससे है, जो लोग सफ़र जिन्होंने किया है तो उनके लिए मैं अपना एजेंडा करूँगी। आप ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहाँ से ले आए? तो पीपल्स पार्टी सियासी पॉइंट्स मेक करना चाह रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और सियासी जमातें करती हैं ये। अच्छा। ये उनका हक होता है कि मौका ढूंढे और अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो मरियम ठीक कह रही हैं। तो मरियम जो है वो कह रही है कि आप ये ना सियासी करें, बना दिया आपने आप ना करें मेरे, एंड आई थिंक शी इज़ राइट। अच्छा, आई जेन्युइनली थिंक शी इज़ राइट। अगर उधर पीपल्स पार्टी जो है वो तो जाहिर है एक्सप्लॉइट करेगी, उनको और भी तो गुस्सा है ना। गुस्सा ये है कि जब बिलावल गए थे थोड़ी सी हमदर्दी दिखाने तो इन्होंने उसको घास नहीं डाला, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तो प्रेसिडेंट जरदारी के इस्तकबाल के लिए ना आने का भी शिकवा है मरियम नवाज साहिबा। ऐसे क्यों करती हैं मरियम नवाज साहिबा? मरियम को भी थोड़ा सा समझाना चाहिए कि देखिए देयर इज़ अ प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप पार्टनर्स हैं। आप पीपल्स पार्टी को इतना धकेल ना दें कि वो फ्रस्ट्रेट होकर कोई इधर उधर की हरकत ना करनी शुरू कर दें, बिकॉज जरदारी साहब इज़ अ पोकर प्लेयर। जरदारी साहब किसी न किसी वक्त ऐसा रुकावट डाल देंगे फेडरल गवर्नमेंट के रास्ते में कि इनको समझ नहीं आएगी अब क्या करें, और वो डिले करेंगे किसी न किसी चीज़ को या तंग करेंगे आपको, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए मेरा ख्याल है ये राना सनाउल्लाह ये लोग अब कूद गए हैं। हाँ, कमेटियाँ दोनों तरफ से मिली बन गई हैं, स्पीकर साहब आ गए, नहीं ठहरे। पर आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंस्टेड ऑफ पंजाब की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बात करें एक दूसरे के साथ, लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है। लेकिन शर्जील मेमन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब बिलावल वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब को तकलीफ होती है। ये मरियम नवाज साहिबा, ये देखिए ये चीज़ देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस, ये नॉनसेंस। पंजाब हुकूमत को एतराज़ होता है उनके ख्याल में? नहीं, उनका ख्याल में वो भी दाना डालना चाहते हैं ना। अच्छा। वो ये इस किस्म की खबरें चलाते हैं कि जी शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान ये इशू है। अब अगर है भी तो इनको तो मज़ा आता है ना इस चीज़ को उछालने में। सो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी इज़ बीइंग अनरीजनेबल बाय सेइंग कि जी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये करें, बट एट द सेम टाइम मरियम को इस बात का भी गुस्सा है कि वो जो कैनाल्स का इशू था, नहरों के मामले को उन्होंने फिर छेड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने हिस्से की नहरें निकालना चाहता है, तो आपको क्या मसला है? मसला है ना, इसीलिए अब ये जो पोजीशन ले रही हैं ये उनकी पोजीशन ले रही है ना, और सिंध वाले जो है वो नहीं मान रहे इस बात को। इधर जाने का क्या ज़रूरत थी? आपका एक पार्टनर है, वो एक डिमांड कर रहा है और आप और डिमांड आपसे नहीं कर रहा, पंजाब से नहीं कर रहा, वो फेडरल गवर्नमेंट से कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तो आप क्यों बीच में कूद रही हैं? आई थिंक थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी बड़ी चालाक और केयरफुल पार्टी है, दे नो व्हाट टू डू। मंझी हुई है, बहुत पुरानी। और मैं बड़ा हैरान था इस किस्म की बातें की, मैं उंगली तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ नवीद कमर साहब सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पीटीआई के जब असेंबली सेशन हो रहा था तो बाकायदा पीटीआई वालों को कहा वो वक्त दूर नहीं कि हम इधर ही आके बैठ जाएं आपके साथ। देयर यू गो। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। वो हमें धमकियाँ देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बेचारे वो भी फंसे हुए हैं ना। वो इनके बगैर कहाँ जाएंगे? ये इनके बगैर कहाँ जाएंगे? हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं हमने तो इसको लेजिटिमेसी दी है इस गवर्नमेंट को। फॉर्म 47 की हुकूमत थी, हम ना आते तो ये तो हुकूमत बन ही नहीं सकती थी, कोई हुकूमत को तस्लीम ही ना करता। इनको लेजिटिमेसी इसलिए नहीं दी कि इनके से प्यार है, इनको लेजिटिमेसी दी है कि
तो डर है। अच्छा, ये है असल में मामला। माफ़ी का मुतालबा पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया था कि मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हार्श और हार्ड है, तो मरीम माफ़ी मांगे, तो मरीम ने तो इनकार कर दिया। फायर फाइटिंग कौन करेगा, कैसे ये मामला हल होगा कि दोनों तरफ से बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाए? कमर ज़मान नहीं, ये चलता रहेगा यार, ऐसे ही है। यू शुडंट टेक इट सीरियसली। दोनों जो है ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर जैसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती शादी करवा दी किसी ने। अच्छा। और धमकी यही है कि ओए बैठे रहो थे। तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो फिर होने दें ना। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत खटपट तो होती है, कहीं ना कहीं जाके मामला टूटता भी है, ब्रेक डाउन भी होता है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि जिन्होंने निकाह करवाया है फिर होते हैं, रिश्ते की गारंटी भी वही देते हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पिछले हफ्ते जब हमारा आखिरी शो था हफ्ते के दिन का, उस वीक का, तो आपने प्रिडिक्ट किया था मैच के हवाले से भी और बताया था कि ये होनी चाहिए, इन लाइंस पे काम होना चाहिए। अच्छा, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था और ऐसे लग रहा था जैसे वो मैंने आपसे पूछा था ना ये क्लोज टाकरा होगा, और वाकई क्लोज मैच था। किसी हद तक अच्छा परफॉर्म करने की दाद दे देते हम, लेकिन जहाँ जाके मामला बिगड़ा वो ये था कि जो सेरेमनी होती है, तकरीब जिसमें ट्रॉफ़ी हैंड ओवर की जाती है, उस पर भी इंडियन बोर्ड ने तनाज़ा बना दिया और वहाँ खड़े होकर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई, एम्बैरेसिंग सी दोनों पार्टीज़ के लिए। वो आ नहीं रहे थे और वो ट्रॉफ़ी दे नहीं रहे थे, और उसके बाद ये कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफ़ी लेकर गायब हो गए या चले गए। अब जो उनके लेटेस्ट ट्वीट आई है वो ये बता रही है कि इंडियन मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ACC मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया, और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, PCB को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द ICC और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे दे ये ट्रॉफी, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला ख़राब हो, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो लेके चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं जाके ACC के दफ्तर में रख देता हूँ जी, जब ये लेना चाहेंगे तो आ जाएं और वहाँ से लेके आगे ले लें। बिल्कुल उन्होंने सही पोजीशन, ठीक है। इंडिया एज यूजुअल उनका मौक़िफ़ बहुत ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है वो उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है। हाँ जी। तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज़ कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका अब ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगेंस्ट मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब BCCI के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी पे हिम्मत नहीं है कि वो BCCI के खिलाफ खड़ा हो। और अच्छा। अब तो BCCI ICC को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो BCCI के ख़िलाफ़ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो BCCI डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और ACC में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और ICC में प्रॉब्लम्स होंगे, और इंडिया की कोशिश होगी, BCCI की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। ACC से निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ
इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, बिकॉज नुकसान हमारा होगा। लॉबिंग करनी चाहिए, और लॉबिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए हाउ टू डील विद दिस इशू। बीसीसीआई पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। लेकिन ये हिट पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि हाँ, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर भी देते हैं और पाकिस्तान कहता है हम इसको चैलेंज करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालतें भी जो है ना इंटरनेशनल, वो इंडियन भी यरगमाल है। एब्सोल्युटली, मुझे पता है ना जी, मैंने तो डील किया है। ठीक है, तो उसके लिए तो बड़ा गहरा थॉट प्रोसेस चाहिए और होमवर्क चाहिए। देखना है कि अभी आने वाले दिनों में क्या होता है इसके ऊपर, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपनी जगह डटे हैं और उनकी एफर्ट्स अपनी जगह जारी है। एक और मामला जहां पर हमें नहीं दिखाई दे रही है और समझ नहीं आ रही मामले की, वो है अली अमीन गंडापुर साहब का मामला, अलीमा खानम साहिबा का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी हो रहा है, ट्वीट्स हार्श आ रही हैं पीटीआई चेयरमैन की, बानी की। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो एक अरसे से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, उनकी अचानक 29 सितंबर को मुलाकात हो जाती, वो भी 2-2.5 घंटे की। और जब वो वापस आते हैं तो अलीमा खानम साहिबा पे बात करते हैं, उन्हें इन अ वे एक एजेंसी के लिए काम करने वाला करार देते हैं। आप ये बताएं कि इनमें से अलीमा खानम साहिबा भी उसका जवाब देती हैं, ये कौन किसके हाथों इस्तेमाल हो रहा है? और अली अमीन गंडापुर साहब के 2 घंटे की उस मुलाकात में सिर्फ अलीमा खानम पे बात हुई होगी? नहीं देखिए, ये जो गंडापुर साहब उठ के चले गए, एकदम मुलाकात हो गई है, ये की इजाज़त के साथ गए हैं और कोई रास्ता नहीं था। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि गंडापुर साहब ने कोशिश ही नहीं की इमरान को मिलने की पिछले 4-5 महीने से। अच्छा। वो नहीं मिलना चाहते थे, उनको पता था अगर मैं मिला तो बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे, इसीलिए उनका ये मौक़िफ़ रहा कि मुझे इजाज़त नहीं मिलती। दरअसल वो जाना नहीं चाहते थे और उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि जी मुझे इजाज़त मत दीजिएगा, कुछ और सुनने को मिल जाएगा, फिर वो करना पड़ जाएगा, तो इसलिए तो दैट वाज द आइडिया। अच्छा, अब केपी के अंदर उनकी पोजीशन कमज़ोर होने जा रही है, सो ही इज़ ऑब्वियसली वेरी कंसर्न्ड। इमरान खान इस वक्त नहीं चाहते कि उनको निकाल दिया जाए, बिकॉज अभी वो तैयार नहीं है कि उनको रिप्लेस करके कौन आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जहाँ तक अलीमा का है, आई डोंट थिंक इमरान वांट्स हर टू बी चेयरमैन। वो तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाने देंगे, एक्टिंग चेयरमैन भी नहीं बनाने देंगे, बिकॉज ही थिंक्स कि अलीमा इज़ नॉट सो पॉलिटिकली एस्ट्यूट और मैच्योर। मगर वो क्योंकि फैमिली है तो ट्रस्ट तो करते हैं ऑब्वियसली। तो आई थिंक अलीमा विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल दैट शी इज़ प्लेइंग। और मेरा ख्याल है ये कशमकश गंडापुर और अलीमा की बढ़ेगी आगे। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि लोग इसको छोड़ के, गंडापुर को छोड़ के अलीमा के खान पीछे खड़े होना शुरू हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इस इल्ज़ाम तराशी के फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा। अच्छा। वो अपना मौक़िफ़ करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी जल्दी इमरान को नहीं मिलेंगे, वो दोबारा नहीं। वो एक और मुलाकात के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाएगी ना, देखिएगा। मतलब मैं गंडापुर, मैं तो मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने नहीं देती है। अब मैं क्या करूँ? ठीक है, बहुत से और इशारे, बहुत से और सवालात भी बाकी, लेकिन वक्त हो ये गया चलेगा। खत्म। गंडापुर और अलीमा का मामला चलेगा और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता लोग गंडापुर से हट के अलीमा के खान पीछे खड़े होंगे। देखते चलिए। ये कैंप बनाने का सिलसिला तो पीटीआई में अरसे से चल रहा है, लेकिन सिट साहब कह रहे हैं ये आगे भी चलेगा। और तहरीक इंसाफ का जो एक हिस्सा है वो इस हलचल पे भी शक का इजहार कर रहा है कि ये भी कोई डाइवर्जन चलाई जा रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।